नमस्कार। मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा जागरूकता को लेकर के मेरे चैनल के माध्यम से अथक प्रयास किए जा रहे हैं। और लखनऊ जनपद में मैंने कुछ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जा करके वहाँ का औचक निरीक्षण किया, जिसमें विद्यालय में कुछ बच्चों की समस्याएं निकल करके आई हैं। और जैसा कि आपने देखा है, उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, तो क्यों ना कुछ राजनीतिक दलों से शिक्षा जगत से जुड़ी समस्याओं के बारे में सवाल जवाब किए जाएं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आ चुका हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मिस्टर वैभव महेश्वरी जी के साथ में, जो कि मेरे साथ में बैठे हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। और जो भी आपके सवाल हो मैं उनका जवाब दूंगा। सर, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी शिक्षा के मामले में दिल्ली जैसे शहर में बहुत बेहतर करने का प्रयास किया है, तो उत्तर प्रदेश में क्या मॉडल लेकर के आ पाएंगे शिक्षा के जगत को लेकर के? देखिए, दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है उसकी आज चर्चा पूरे दुनिया में होती है, ना कि सिर्फ भारत में। ऐसे कितने शिक्षा मंत्री होंगे जिनका हमें नाम याद होगा, लेकिन दिल्ली के शिक्षा मंत्री का नाम सबकी ज़ुबान पर होता है। वो उनके कामों की वजह से होता है। और दिल्ली के बच्चों ने ये साबित किया है, दिल्ली के सिस्टम ने साबित किया है कि गरीब बच्चा हो या अमीर हो, अगर सरकारें उनको सही सुविधाएं दें, मूल ढांचा उपलब्ध कराएं, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। टैलेंट में कहीं से भी टैलेंट निकल के आ सकता है, उनको मौका देने की ज़रूरत है और वो अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे, चाहे वो सब्जी वाले बेचने वाले के बच्चे हों, रिक्शे वाले के हों, ऑटो वाले के हों, वो आज पढ़ाई कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। उनकी क्लास में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, स्कूलों में लिफ्ट लगी हुई हैं। एक बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वो बच्चे पढ़ते हैं। टीचर्स की बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई जाती हैं। कोई टीचर्स की सिंगापुर में ट्रेनिंग होती है, फिनलैंड में होती है। देश के तमाम आईआईएम में हमारे टीचर ट्रेनिंग लेने जाते हैं और वहाँ से आकर जब वो कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो नतीजा आता है वो बहुत ही शानदार होता है। पिछले 3-4 सालों से लगातार दिल्ली के जो स्कूलों के जो नतीजे आ रहे हैं वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हैं। और अब हालत ये हो गई है कि प्राइवेट स्कूलों से लोग अपने बच्चों का नाम कटवा के हमारे गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आ रहे हैं, जो कि एक तो पूरी तरह से एजुकेशन फ्री है और साथ में क्वालिटी भी वही मिल रही है जो प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के अंदर नहीं है। उसके बावजूद तो कहने का मतलब ये है कि पैसा तो हमेशा से सरकारों के पास बहुत था, बस कमी थी तो नीयत की कमी थी और उस काबिलियत की कमी थी जो कि आम आदमी पार्टी और इसके नेताओं के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और ऐसा ही शिक्षा मॉडल हमारा सपना है कि हम उत्तर प्रदेश में भी दें। तो यूपी के लिए कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ कैसे होगा, यहाँ तो बड़े गांव हैं। तो हमने इसके बारे में स्टडी करके ये पाया कि यूपी में जो चैलेंजेस हैं और जो यहाँ यूपी में साधन हैं वो दिल्ली के मुकाबले साधन ज़्यादा हैं। यानी दिल्ली के मुकाबले यहाँ का बजट बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ की आबादी का जो रेशियो है वो दिल्ली से ज़्यादा है, लेकिन उसके अनुपात में बजट दिल्ली से भी ज़्यादा है। तो हमने कहा कि 25% बजट कम से कम यहाँ खर्च होना चाहिए। तो अगर 6 लाख करोड़ का बजट यूपी सरकार का लगभग है और 25% लगाते हैं तो 1.25 लाख करोड़ रुपए आप एजुकेशन के अंदर डाल के हर साल यहाँ के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को भी दिल्ली से भी शानदार बना सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण राज्य है, यहाँ पर साधन संपन्न सरकार है, अधिकार है यहाँ पर। तो ये जो दिल्ली में हमने करके दिखाया उसका 2 गुना करके हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिखा सकते हैं। आपके मुताबिक देश और प्रदेश में शिक्षा का स्तर एक्चुअल में क्या है? सही मायनों में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? दिल्ली मॉडल अभी निकल के आया है और बहुत ही उसकी प्रशंसा है हर जगह, इसलिए कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, वो बहुत ही अपने आप को वो उप मुख्यमंत्री कम शिक्षा मंत्री कहलाना पसंद करते हैं। एक शिक्षा मंत्री को स्कूलों में और बच्चों के बीच में दिखाई देना चाहिए, लेकिन कोई आपने देश में देखा होगा वो बच्चों के बीच में समय बिताना पसंद नहीं करता, जाता भी नहीं है। वो मंत्रालयों में बैठते हैं, जबकि हमारे शिक्षा मंत्री का समय टीचर्स के बीच में जाता है, उनकी समस्याओं के समाधान में जाता है, बच्चों के बीच में जाता है, एक एक चीज़ पर कड़ी निगाह रखी जाती है। दुनिया में कौन कौन से बेहतरीन शिक्षा मॉडल चल रहे हैं उनकी स्टडी करके उसको अपने बच्चों को उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। किस सामान को की कमी है, किस व्यवस्था की कमी है स्कूलों में, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाती है। ये माइंडसेट है तो हमारा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मुकाबले अभी देश में कोई दूसरा ऐसा शिक्षा मॉडल हमें दिखाई नहीं पड़ता
जिसको अनुकरण किया जा सके या जो आज के बच्चों की ज़रूरतों को, चैलेंजेस को मीट कर सके। हालांकि साउथ के प्रदेशों में कुछ थोड़ी बहुत शिक्षा अच्छी है हमारे नॉर्थ के राज्यों की अपेक्षा। केरला में कहा जाता है कि अच्छी शिक्षा है, बहुत बढ़िया है। तो जो भी सरकारें अच्छा काम कर रही हो, सबको एक दूसरे के बेहतरीन मॉडल से सीखना चाहिए, और जिसके यहाँ जो चीज़ अच्छी हो इससे प्रेरणा लेके दूसरा राज्य भी वो अपनाए। लेकिन यहाँ होड़ लगी पड़ी है कि कौन अपनी शिक्षा को कितना और बर्बाद कर देगा। स्कूलों को प्राइवेट के, शिक्षा को प्राइवेट के भरोसे छोड़ दिया है। जब आप शिक्षा अपनी सरकार की चौपट करके प्राइवेट के भरोसे कर दोगे तो प्राइवेट स्कूल फीस में लूटेंगे, और लूटेंगे तो अभिभावक जो हैं वो जाएँ कहाँ, वो सरकार के पास जाएंगे। सरकार तो पहले से ही हेल्पलेस है और वो सरेंडर किए हुए प्राइवेट स्कूलों के आगे। तो ये इस तरह से कुल मिला के एक ऐसा चक्र बना दिया है जिसमें आम आदमी पिस रहा है और शिक्षा की व्यवस्था का चौपट होता चला जा रहा है। कोविड काल में ऑनलाइन शिक्षा का समावेश देखने को मिला है। क्या आपको नहीं लगता ये सक्षम परिवारों के बच्चों तक ही सीमित है? यूपी के ज़्यादातर परिवार इस आधुनिकीकरण की युग में भी मोबाइल और इंटरनेट जैसी सेवाओं से वंचित हैं उनके बच्चे। तो कहीं ये हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा? इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी थी जो इस देश ने, इस विश्व ने पहली बार देखी, इतनी बड़ी। तो एक ये ऑनलाइन शिक्षा का मॉडल निकल के आया, तो उस समय की एक मजबूरी थी कि ऑनलाइन शिक्षा। लेकिन जब कोई ऐसा मॉडल जनता को के ऊपर डाला जाता है, कहिए कि थोपा जाता है, चाहे वो मजबूरी में सही, तो उसके लिए सरकारों को बड़े पैमाने पर उसकी तैयारी करनी पड़ती है। उसे देखना पड़ता है कि हम जो मॉडल दे रहे हैं क्या वो हमारे बच्चों के लिए अफोर्डेबल है कि नहीं है, हमारे पेरेंट्स के लिए अफोर्डेबल है कि नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार ने उस पर ध्यान दिया हो। हमारे यहाँ तो शिक्षकों को टैब्स दिए गए थे, उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे करते हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट स्कूलों में जो ताले पड़ गए तो पड़े ही रहे। फिर 2 साल हो गए, अभी कोई गवर्नमेंट स्कूल खुल के नहीं दिए हैं। कहीं खुले हैं तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं हैं। कुल मिलाकर कोरोना से जो पहले से सरकारें काम नहीं कर रही थी, उनको और बहाना मिल गया पूरी मशीनरी को काम ना करने का। अब सोचिए इन बच्चों का क्या होगा जिनका 2 साल जिन्होंने किताब छुई नहीं, और पिछले 8-10 साल जो वो पढ़ के आए वो भी भूल गए। तो अब उनके पास ना मोबाइल है ना कुछ है, तो उनके लिए ऑल्टरनेट व्यवस्था करनी चाहिए थी। गांव लेवल पे ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए थी जो कम्युनिटी स्टडीज़ करवाई जा सकें। सरकारें चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं, बस नीयत अगर साफ हो तो। दिल्ली में तो हमने किसी भी बच्चे की पढ़ाई में पूरी कोशिश करके कि उसका नुकसान ना हो, और हर वो प्रयास किया कि उसकी जो पढ़ाई है उसमें रुकावट ना आए और उसको किस तरह से हम अप टू डेट रख सकें। तो दिल्ली के मॉडल से और सरकारें सीख सकती थी, लेकिन वो चूँकि विल पावर नहीं है इसलिए नहीं किया लोगों ने। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिली, वहाँ पर शिक्षकों की कमी तो हर विद्यालयों में लगभग मुझे देखने को मिली है। छात्र संख्याओं के अनुपात में शिक्षक उतने नहीं हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, वहाँ पर बच्चों के पास में उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है। कोविड विद्यालयों में शौचालय नहीं है, पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं है। उस पर आम आदमी पार्टी किस प्रकार से संशोधन करना चाहेगी? देखिए, बहुत बड़ी असंवेदनशीलता है कि हम एक तो स्कूल बनाते हैं या कोई भी सार्वजनिक व्यवस्था बनाते हैं, तो एक तो हम आधी आबादी के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। महिलाओं के लिए यूजुअली इस प्रदेश में कम से कम बिल्कुल नहीं सोचा जाता कि बाज़ारों में महिलाओं के लिए साफ़ सुथरे शौचालय हों, सड़कों पे ऐसी लाइट हों, अंधेरे स्पॉट ना हो जहाँ महिलाएं चलने में असुरक्षित महसूस ना करें, या फिर जो ये नुक्कड़ों पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनको छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, या पुलिस थानों में ऐसी स्पेशल व्यवस्था जो महिला से संबंधित जो क्राइम होते हैं उनके ऊपर विशेष रूप से उनको डील किया जाए संवेदनशीलता से। तो कुल मिला के कहीं भी वो महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाई नहीं पड़ती। अब स्कूलों में बात कर लीजिए तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्कूलों में टॉयलेट जैसी बेसिक चीज़ के प्रबंध नहीं है, और अगर टॉयलेट की बिल्डिंग वो दिखाने के लिए बना भी देते हैं, 1 कमरा 2 कमरे के अंदर का टॉयलेट बना देते हैं, तो उसमें रनिंग वाटर नहीं होता। रनिंग वाटर होता है तो उसकी सफाई नहीं होती। तो कुल मिला के ये असंवेदनशीलता है पूरे के पूरे मैकेनिज्म की। अगर ऊपर से एक बार सख्त आदेश हो जाएं, जब एक प्रधानमंत्री के एक बार कहने पर पूरे देश में नोट बंद हो सकता है, एक शब्द कहने पर अगर पूरे देश में ताला लग सकता है, लॉकडाउन हो सकता है, एक बार कहने पर कुछ और हो सकता है, ताली लोग बजाने लग जाते हैं, दिए जलाने लग जाते हैं, तो फिर ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, आप खुद ही इसकी पोल खुलती हुई देख कर आए हैं, आप बता रहे हैं। तो ये स्वच्छ भारत अभियान हमारे स्कूलों से क्यों नहीं शुरू होता? वहाँ रनिंग वाटर, वहाँ टॉयलेट क्यों नहीं है? तो आम आदमी पार्टी आती है तो कम से कम इन स्कूलों में ये बेसिक
इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी कमियों को सबसे पहले चरण में दूर करेगी। हम इस बात को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। अगर मेरे घर की महिला किसी बाथरूम में नहीं जा सकती तो दूसरे घर की भी नहीं जा सकती, हम कोई अलग थोड़ी हैं। तो जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वही हम अपने बच्चों को दें, चाहे वो गरीब है या अमीर है। जो खाना हम खा सकते हैं वही खाना बच्चों के मिड डे मील में होना चाहिए। जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वही शिक्षा व्यवस्था हमें अपने सरकारी स्कूलों में देनी चाहिए। तो जो सपने हमारे होने चाहिए बच्चों को लेकर करियर के, वो सपने देखने का हक एक गरीब के बच्चे को भी है। तो इस सोच के साथ आम आदमी पार्टी काम करेगी और देखिएगा कि आने वाले समय में इसी राजनीति का बोलबाला होगा। बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है, उसका निदान कैसे करना चाहेगी उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी? जब सरकारें कोई भी सवाल अगर पूछो और सरकारें कहें कि हम घंटा बजा रहे हैं, हम दिया जला रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, इनसे कोई भी सवाल पूछते हैं तो ये दिया जलाने बैठ जाते हैं, इनसे कोई भी सवाल पूछो तो ये पूजा करने चले जाते हैं। तो जनता तो ये पूछ रही है कि हमारे रोजगार कहाँ हैं। व्यापारी पूछ रहा है व्यापार नहीं है, युवा पूछ रहा है रोजगार नहीं है। अब ये है नहीं, जैसे ही आप पूछते हो तो वो कहते हैं हम पूजा कर रहे हैं। तो आए दिन इवेंट रचते रहते हैं इन बेसिक सवालों से बचने के लिए। आप देखिए, रोजगार कोई आसमान से नहीं आता है। जब आप लाखों स्कूल खोलेंगे तो लाखों टीचर्स की वैकेंसी आएंगी, उनके अंदर स्कूल से जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन के काम होंगे तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ेगी, वहाँ वैकेंसी आएगी। जब आप अस्पताल खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे तो डॉक्टरों की और पैरामेडिक की बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। जब आप लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करेंगे और इन्वेस्टमेंट आएगा, उद्योग लगेंगे तो नौकरियां आएंगी। कुल मिला के जब सरकार अपना काम अच्छे से करेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबको देने के लिए, रोजगार देने के लिए कोई अलग से रोजगार की बात करनी जरूरी नहीं है। आप अपने ईमानदारी से काम करो, आप उद्योग बुलाओ, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो, बिजली सस्ती करो, आप तमाम जो टैक्स की आपकी पॉलिसी हैं उनको सिंप्लीफाई करो, आप स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, आप सारी योजनाएं आपकी ठीक से ईमानदारी से चल रही हो तो वहाँ पर भर्ती हो। आप ये ठेका व्यवस्था खत्म करो, संविदा व्यवस्था खत्म करो, तो रोजगार आएंगे। इस प्रदेश में हर साल 10 लाख रोजगार दिए जा सकते हैं सरकारी। अगर आम आदमी पार्टी जैसी कोई सरकार आती है तो हम पहले साल से ही करके दिखा देंगे, कोई चैलेंज नहीं है इसके अंदर। कोई रोजगार पैदा करने के लिए ना कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रोजगार पैदा नहीं करेगा, उसको सिर्फ अपना काम करना है। सारे विभागों में अपने आप रोजगार आने शुरू हो जाएंगे। युवाओं को काबिल बनाना है। अगर वो काबिल नहीं होंगे तो वो मजदूरी करने जाएंगे, तो वो मजदूर बनेंगे, वो उसके लिए वो दूसरे राज्यों में जाएंगे। अगर वो काबिल होंगे और हमारे यहाँ अस्पताल हैं, वहाँ उनकी ज़रूरत है, तो ये माइग्रेशन रुकेगा, यहाँ पर उनको काम करने का मौके मिलेंगे और इस तरह से ओवरऑल एक खुशहाली आएगी। सर, मैं एक सवाल आपसे ड्रॉप आउट पे करूँगा। अगर ड्रॉप आउट के मामले भारत में देखे जाएँ तो प्राथमिक वर्ग में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है। बाल श्रम अधिनियम का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस पर बहुत सख्त नेशनल लॉ बने हुए हैं। बाल श्रम जो है वो गैर कानूनी है और बाल श्रम कराने के पीछे जो भी तर्क दिए जाएं वो गलत हैं, लेकिन इसके पीछे फिर भी जो लोगों की मजबूरियां होती हैं उनको समझना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल भी कहीं से भी सही है, लेकिन बाल श्रम क्यों कराते हैं? अगेन वही, परिवार के खर्चे ज़्यादा हैं, मौके नहीं हैं, हर आदमी तो माइग्रेट करके दूसरे राज्य में नहीं चला जाएगा। तो वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे यहाँ जितने हाथ हैं उतना काम मिलेगा, तो अपने छोटे से बच्चे को भी किसी चाय की दुकान पे लगा देंगे तो वो चाय पिला रहा होता है, कहीं वो कोई बर्तन मांज रहा होता है, कोई छोटे मोटे काम कर रहा होता है, या वो खेतों में लग जाता है, मजदूर बन जाता है। तो कुल मिला के ये कि बाल श्रम इसलिए बढ़ता है कि जब आप उनको काबिलियत नहीं देते, शिक्षा अच्छी नहीं देते, काबिलियत की कमी है, नौकरी नहीं मिलेगी, तो अभी से जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो किसी भी तरह की छोटी मोटी नौकरी में गुजारा करने की कोशिश करेगा, और जब कम पैसे मिलेंगे तो फिर परिवार के ज़्यादा लोग काम करेंगे तो उनको तब जाके परिवार की ज़रूरतें पूरी होंगी। तो इसलिए इस तरह की जो कुप्रथाएं हैं इनको बढ़ावा मिलता है। तो अगर कुल मिला के अगर शिक्षा का ढांचा ठीक किया जाए, सरकारें अगर ईमानदारी से काम करें, इन बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए, तो ये कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से मजदूरी नहीं कराएगा। लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है, प्राइवेट वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कहेगा चल बच्चा तू काम ही कर ले, थोड़ा सा पैसे ही कमा। तो इस वजह से ये बाल श्रम बढ़ता है। दिल्ली में हम लोगों ने लाखों बच्चों को इस तरह के बाल श्रम से फ्री करा के स्कूलों की तरफ लेके आए, उनके अंदर वापस से वो कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं है बेटा, आपकी पढ़ाई जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है। माँ बाप को कहा कि आपके बिजली की टेंशन हमारी, आपके इलाज का खर्चा हम उठाएंगे, आपको पानी का खर्चा हम उठाएंगे, आपके बच्चे की शिक्षा का खर्चा। तो परिवार की जब ज़रूरतें कम हो गई, हर परिवार को 3-4 हज़ार रुपये बचने लगा, तो वो बचने के लिए फिर बच्चा उसका फ्री हो गया, बच्चा स्कूल जाने लगा। अब वो जब बच्चा पढ़ लिख के निकलेगा तो कभी भी वो चाय की दुकान पे
काम नहीं करेगा या फिर वो छोटी मोटी वो एक काबिल व्यक्ति बनेगा। तो इस तरह से समाज में सुधार आता है सरकारों की नीतियों के जरिए। शिक्षकों की पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। खासतौर से जो शिक्षक हैं वो पुरानी पेंशन बहाल के लिए लगे हुए हैं, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो शिक्षक होते हैं, जो हमें सारी ज़िंदगी शिक्षित करते हैं, उनका आधे से ज़्यादा जीवन जो है वो चाक और डस्टर में ही निकल जाता है, बच्चों को शिक्षित करने में निकल जाता है। तो रिटायरमेंट के बाद उनको भी एक अच्छा जीवन यापन का मौका मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, हमारा ये मानना है कि जब एक व्यक्ति विधायक बन जाता है तो चाहे वो 10 दिन के लिए विधायक रहे, उसकी पेंशन आजीवन आती है। चाहे वो MP बने तो 1 महीने के लिए बने, उसकी पेंशन आजीवन आती है। और अगर विधायक बने तो विधायक की पेंशन आएगी, और बाद में अगर सांसद बन जाए तो विधायक प्लस सांसद दोनों की पेंशन आएगी। अगर मंत्री बने तो फिर वो तीनों की आएगी। तो इस तरह से उसका पेंशनें नहीं रुकती इनकी। लेकिन एक आदमी जब 40 साल की सरकारी नौकरी करता है, 30 साल की करता है, तो उसकी पेंशन जो है ख़त्म हो गई। जब पेंशन ख़त्म हो जाएगी तो असुरक्षा आएगी बुढ़ापे में। असुरक्षा आएगी तो पेंशन रिटायर होने के पहले ही आदमी पैसा जमाएगा, जुटाएगा। इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है, आदमी अपने लिए जुटाता है। अगर उसको सुरक्षा मिलेगी तो हर आदमी अपने मन से बेईमान होना नहीं चाहता, वो पैसे कमाना नहीं चाहता। उसको पता है पेंशन आएगी, मैं अपना गुजारा कर लूँगा। इससे सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ती है। जब माँ बाप की पेंशन आती है तो परिवारों में माँ बाप का सम्मान ज़्यादा बढ़ा रहता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। एक ये भी है, हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि पेंशन की तत्काल बहाली होनी चाहिए। और यूपी में अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, किसी भी राज्य में आती है, तो पेंशन की सिर्फ शिक्षकों की नहीं, सभी सरकारी कर्मचारियों की, प्रदेश के सरकार के कर्मचारियों की पेंशन तुरंत कानून बना के बहाल की जाएगी। सर, आज प्रदेश में विद्यालय तो बहुत हैं, लेकिन वो विद्यालय कहीं ना कहीं या तो शादी ब्याह का घर बन करके रह गए हैं या सरकारी भवन। शिक्षकों की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और जो शिक्षक हैं भी तो उन पे कहीं ना कहीं शिक्षक के कार्य के अलावा अन्य कार्य बहुत ज़्यादा हैं। इस पे आपकी अपनी पार्टी की क्या राय होगी? ये बिल्कुल गलत है, गैरकानूनी है। शिक्षा के भवन का इस्तेमाल शिक्षा के लिए होना चाहिए। शिक्षा के लिए जो एम्प्लॉई हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उनका काम सिर्फ यही पढ़ाना होना चाहिए। तो उनसे पढ़ाने के अलावा और सारे काम लिए जाते हैं। और बिल्डिंगों में शादी ब्याह करवाए जा रहे हैं, शादी ब्याह करवा रहे हैं, ठीक है करवाइए, लेकिन पढ़ाई की कीमत पे नहीं। तो दिल्ली में तो कम से कम इन चीज़ों को फ़ौरन पूरी तरह से रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और किसी भी प्रदेश में अगर ये हो रहा है तो वहाँ की सरकारें अपने बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही हैं और कुछ नहीं है, और ये बंद होना चाहिए। सर, आपने हमें इतना समय दिया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी को, आपको और अरविंद केजरीवाल जी को आने वाले चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में इस चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिवादन। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है और बहुत ही जल्दी इस देश का सबसे मजबूत विकल्प बनेगी। इस देश का को वापस सोने की चिड़िया बनाएंगे, यहाँ को शिक्षित करेंगे, स्वस्थ बनाएंगे अपने नागरिकों को, और सबका उद्धार होगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।